आज की इस क्लास में हम लोग ईबीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम और जो अदर टेट एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा आज की इस क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जल मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जो जल मंदिर है उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है, या हम यूँ कह सकते हैं कि किस धर्म से है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर जैन धर्म से। तो आपका इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। हम बात करें जल मंदिर का, तो जो जल मंदिर है ना इसका संबंध जो है ना वह जैन धर्म से, ठीक है ना। जैन धर्म से जल मंदिर का संबंध है। देखिएगा फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग लगभग जो है ना 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो 30 क्वेश्चन है ये सभी के सभी जो एग्ज़ाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वह सीटेट हो या अदर टेट एग्जाम हो, कोई भी राज्य का। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है। तो बताइएगा वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बिहार जो राज्य है ना उसको स्पर्श नहीं करती। आपके ऑप्शन हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड। आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश है ना इस राज्य की सीमा बिहार राज्य से बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करती है। बाकी हम बात करें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या झारखंड, ठीक है ना, इनकी जो सीमा है ना वह बिहार राज्य से स्पर्श करती है। आगे देखेंगे हम लोग, मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो सीटेट एग्जाम है, ठीक है, उनमें यह कोई क्वेश्चन है पूछा जा चुका है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि मखाना की जो खेती है उसके लिए सर्वाधिक जो है ना अग्रणी जिला, या हम यूँ कहें कि प्रथम जिला कौन सा है, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी या फिर सुपौल। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें मखाना की खेती की, तो मखाना की खेती के लिए जो अग्रणी जिला है वह कौन सा है, मुजफ्फरपुर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरीसृप के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है। तो बताइएगा सरीसृप के अंतर्गत कौन आते हैं। कछुआ क्या सरीसृप के अंतर्गत आता है, अमीवा, फर्न या फिर वेल। आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कछुआ है ना वह सरीसृप के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। अभ्यारण्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो बताइएगा जो अभ्यारण्य रहते हैं उसका संबंध किससे है, ऊर्जा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वन्यजीव संरक्षण से या फिर डॉल्फिन संरक्षण से। देखिएगा अभ्यारण्य का जो संबंध होता है ना वह वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो अभ्यारण्य रहते हैं ना उनका संबंध वन्य जीवों के संरक्षण से रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व विकलांगता दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। हम बात करें विश्व विकलांगता दिवस की, तो जो है ना वह कब मनाया जाता है, 3 नवंबर, 3 अक्टूबर, 3 दिसंबर या फिर 3 मार्च को। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, एड्स दिवस मनाया जाता है। हम लोग ना कुछ इंपोर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें 5 जून, ठीक है, 5 जून को जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो टेट एग्जाम्स है ना उनमें ये पूछे जाते हैं। एक दिवस और आपको याद रखना है, ठीक है, 22 मई, 22 मई की डेट याद रखना है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस जो है ना वह मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 22 मार्च की, ठीक है, 22 जो मार्च है ना इसको विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 22 अप्रैल की। 22 जो अप्रैल है, ठीक है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर 16 सितंबर को आपको याद रखना है, जितने भी हम लोग ना आपको यहाँ पर दिवस बता रहे हैं। इसके बाद 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 11 जुलाई को जो है ना विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस आपको याद रखना है यह भी। तो हम लोगों ने ना देखिएगा कितने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इसका आंसर 3 दिसंबर हो जाएगा। आगे देखिएगा, रोनाल्ड रोस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जो रोनाल्ड रोस हैं इनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे हैजा, चेचक, ट्यूबरक्लोसिस या फिर मलेरिया। इनका जो संबंध है ना वह मलेरिया से है। किसका, रोनाल्ड रोस का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन कौन सा है। डीजल बिल्कुल भी नहीं है पर्यावरण सुरक्षित ईंधन, लकड़ी, गैस या फिर कैरोसिन। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा कैरोसिन डीजल के जलाने से क्या होगा, CO2 उत्पन्न होगी, और CO2 से क्या होता है, पर्यावरण बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, प्रदूषित होता है। लकड़ी के जलाने से भी क्या होगा, धुआं उत्पन्न होगा, और धुआं से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन जो है ना मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित होता है, ठीक है। बट जो गैस रहती है ना CNG वगैरह, यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित ईंधन हम लोग कह सकते हैं, कंपेयर टू जो है ना डीजल, कैरोसिन वगैरह। देखिएगा एक सूचना है आप सभी के लिए, यदि आप लोगों को इस क्लास का, ठीक है, और जो अदर क्लासेस हैं, और आपको जो फ्री जो है नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ना
क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे सीधे टेलीग्राम के चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहाँ से जाकर आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। देखिएगा, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? O2, H2O, N2 या फिर CO2। आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिएगा ए हो जाएगा। हम लोग जो है ना O2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो बताइएगा कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? डेंगू, मलेरिया, पोलियो या फिर टेटनेस। संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? टेटनेस जो है ना वह संक्रामक रोग नहीं है। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस या फिर नाइट्रोजन। बताइएगा फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? आपके आंसर यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नाइट्रोजन की जो स्थिरता रहती है ना वह संभव हो पाती है और नाइट्रोजन की स्थिरता की वजह से ही जो है ना फसल काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ, जो फसल तो जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और जो है ना मिट्टी भी उपजाऊ होती है। पत्तियों का रंग निम्नलिखित में से किसके कारण हरा होता है? ठीक है, तो क्लोरोफिल के कारण जो है ना वह हरा होता है, याद रखिएगा। ड्यूटीरियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? हम बात कर रहे हैं ड्यूटूरियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? हीलियम का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का? तो यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ठीक है ना। क्या है समस्थानिक? ड्यूटीरियम, याद रखिएगा। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है सेमिनार, क्रियात्मक शोध, केस स्टडी या फिर इनमें से सभी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केस स्टडी के द्वारा आप समस्याग्रस्त जो बालक है ना उनका पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्रव्यमान संख्या निम्नलिखित में से कौन कहलाती है? जो द्रव्यमान संख्या है वह कौन सी कहलाती है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग या फिर ये सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम बात करें द्रव्यमान संख्या निम्नलिखित में से कौन सी कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रॉन रहते हैं ना उनकी संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है ऊतक, रक्त या फिर कोशिका या फिर प्रोटीन। देखिएगा जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। आंसर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत कैसा होता है? क्या आसान होता है, मुश्किल होता है, असंभव है या फिर इनमें से कोई नहीं? हम यहाँ पर देखिएगा बात कर रहे हैं शून्य घर्षण बल, जहाँ पर बिल्कुल भी घर्षण बल ना हो तो वहाँ पर चलना बिल्कुल ही असंभव होता है, ठीक है। आंसर याद रखिएगा, बिल्कुल असंभव होता है यहाँ पर, जैसे कि चांद पे, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर चलना क्या रहता है? बिल्कुल भी आसान नहीं रहता है, असंभव रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिएगा जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता है तो वहाँ पर जो वस्तु रहती है उसका भार क्या होगा? क्या भारहीन होगी, अपेक्षाकृत ज़्यादा भार होगा, अपेक्षाकृत अल्प भार होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तुओं का भार कैसा रहता है? तो वह भारहीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। तो पर्यावरणीय असंतुलन का क्या कारण है? पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति या फिर इनमें से सभी। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा पर्यावरणीय असंतुलन का कारण ये सभी के सभी होते हैं। पर्यावरणीय चेतना का अभाव, ठीक है, जागरूकता में कमी होना, भौतिकवादी सोच, ठीक है, आजकल जो है ना काफ़ी ज़्यादा भौतिकवादी सोच है, भोगवादी प्रवृत्ति भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये सभी के सभी पर्यावरणीय असंतुलन का जो है ना वह कारण हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम, ठीक है ना, बाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के लिए सर्वोत्तम जो है ना वह कौन सा कपड़ा होता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे सूती, रेशमी, पॉलिएस्टर या फिर रेयान। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूती कपड़ा, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सूती हो जाएगा। पर्यावरण एक स्रोत है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। पर्यावरण एक क्या है? स्रोत है, ठीक है। किसका है? अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का या फिर इनमें से सभी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण इन सभी का स्रोत है, ठीक है ना। अधिगम का भी है, सीखने का भी है, औषधि वगैरह भी प्राप्त होती है पर्यावरण से, ऊर्जा भी प्राप्त होती है, तो इनमें से बिल्कुल सभी वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिएगा रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है, आपको याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। विटामिन बी का क्या होता है? यहाँ पर थायमिन होता है, ठीक है। विटामिन ई का आपको बताना है। जल समस्या का निराकरण संभव है, ठीक है। तो जल समस्या का जो निराकरण है किस प्रकार से संभव है? जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंध कर, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा या फिर इनमें से सभी। देखिए आंसर डी हो जाएगा। हम इन सभी के द्वारा जो है ना जल का संरक्षण कर सकते हैं, निराकरण कर सकते हैं। जल की जो है ना खपत जो रहती है उसको रोक कर और जो जितना भी जल है उसको संग्रहण करके
और वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा भी रोक सकते हैं। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। दूध से दही बनना किस प्रकार की क्रिया है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तापीय परिवर्तन या फिर नाभिकीय परिवर्तन? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भ्रमण है क्या, बागवानी, समूह कार्य या इनमें से सभी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाना है तो इनके लिए जो है ना भ्रमण भी जरूरी है, जिससे कि बच्चे आसपास की चीज़ों के बारे में सोचेंगे, खोजेंगे तो जानेंगे। बागवानी वगैरह भी समूह कार्य, समूह में कार्य करेंगे तो क्योंकि देखिएगा एक दूसरे से ज़्यादा सीखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चे एक दूसरे से भिन्न है, उनकी पृष्ठभूमियाँ अलग अलग होती हैं, इस प्रकार से वह समूह कार्य से भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अतः आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो बताइएगा बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं है? समुदाय केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित या फिर छात्र केंद्रित? हम बात करें यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षण में, तो देखिएगा ये जो है ना अर्थ में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षण में जो है ना समुदाय केंद्रित बिल्कुल नहीं है, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, अध्येता केंद्रित होना चाहिए जो अध्ययन कर रहा है, और छात्र केंद्रित भी होना चाहिए। लेकिन समुदाय केंद्रित क्यों होगा? ठीक है ना, बाल केंद्रित में बालक के अनुसार ही जो है ना शिक्षा वगैरह दी जानी चाहिए। जो भी आप शिक्षण विधि बना रहे हैं, ठीक है, टीचर जो शिक्षण विधि बना रहा है अकॉर्डिंग टू बच्चे के होना चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी है? व्याख्यान, आगमन, निगमन या फिर प्रयोगशाला? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा जो ना देखकर सुनकर बच्चे आसानी से नहीं सीख पाते वह करके सीख जाते हैं, इसलिए जो है ना प्रयोगशाला विधि पर्यावरण की सर्वोत्तम प्रभावशाली विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस स्तर पर होना चाहिए? राष्ट्रीय, राज्य, जिला या फिर विद्यालय? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ना वह जिला स्तर पर इसका निर्माण होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यचर्या का याद रखिएगा। अगला देखेंगे, टीएलएम का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? टीएलएम का जो अर्थ होता है वह क्या रहता है? टीचिंग लर्निंग जो है ना मटेरियल, इसका जो है ना अर्थ होता है टीएलएम का। टी, ठीक है ना, एल और एम का मतलब क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम लोगों ने लगभग 29 क्वेश्चन को डिस्कस किया और इम्पोर्टेंट दिवसों से रिलेटेड भी कई दिवसों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आपको 29 में से कितने सही हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, 28 हुए, 26 हुए या जितने भी सही हुए हैं तो बताइएगा। बाकी यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।